हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। पॉलिटी का ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के मेंस के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्लास बहुत ही सिंपल होगी। आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। यहाँ पे हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको भी देखेंगे। यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले इसको ब्लैंक स्लाइड पे समझाऊंगी। अगर हमने वहाँ पे सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया, उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक के सारे आर्टिकल्स रिलेटेड हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो जब मैंने आपको इम्पोर्टेंट एक्ट्स पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कब आया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसी के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इसके चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं एलिजा इम्पे। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे प्रीवियस ईयर ही बेस्ड हैं। अब इसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। अब इसी एक्ट के द्वारा 1937 में दिल्ली में इस्टेब्लिश किया जाता है फेडरल कोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 1937 में दिल्ली में जो फेडरल कोर्ट स्थापित किया जाता है ये 1950 तक ही काम करता है। इसके बाद हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है। अब यहाँ पे हमने ये जो दोनों चीज़ें डिस्कस की हैं तो इसके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था और आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि किंग जॉर्ज थर्ड ने इंडिया में 2 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। एक तो था मद्रास सुप्रीम कोर्ट, एक यहाँ पे हो जाएगा बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट। मद्रास सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1800 में की गई थी और बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1823 में की गई थी। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी के, आप में से कितने लोगों को ये चीज पहले से पता थी, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये तो हमने यहाँ पे बात कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। अब इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो बेसिक चीजें हैं यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ये आता है पार्ट 5 में और ये होता है एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि ये हमारे इंडिया का एक तरीके से सबसे ऊंचा कोर्ट होता है, यानी इससे बड़ा कोर्ट हमारे कंट्री में नहीं है, ये टॉप पर होता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है गार्जियन और कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अल्टीमेट इंटरप्रेटर होते हैं। अब अल्टीमेट इंटरप्रेटर का क्या मतलब होता है, तो अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसको कि नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या चीज़ लिखी है, तो उसको इंटरप्रेट करने का काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था 1950 में, तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितना था। ओरिजिनल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितने जजेस एंड चीफ जस्टिस वहाँ पे हुआ करते थे। तो टोटल यहाँ पे 8 जजेस हुआ करते थे, जिसमें कि डिसाइड किया गया था कि 7 यहाँ पे अदर जजेस होंगे और 1 यहाँ पे हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये तो हो गई 1950 की बात। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आज के टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट है इसका स्ट्रेंथ कितना है, तो 34 जजेस टोटल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से 33 यहाँ पे अदर जजेस होते हैं और 1 यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखने में बेसिक हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इस बार के एसएससी सीजीएल के प्री के एग्जाम में पूछा गया था। जब मैंने आपको शिफ्ट वाइज सोल्यूशन कराया था तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था और हमने इसको डिस्कस भी किया था कि प्रेजेंट टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्ट्रेंथ है 34। अब आपसे यहाँ पे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये जजेस का जो नंबर है इसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है। तो जजेस का नंबर जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है।
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जजेस की संख्या कितनी रखनी है सुप्रीम कोर्ट में, इसका पावर केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, तो यहाँ पे 3 क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है वो होता है कि इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड क्वालिफिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 क्वालिफिकेशंस दी गई हैं सेकंड वाले पार्ट में, जिसमें से एक क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो वो जज रह चुके हों किसी भी हाई कोर्ट के फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स तक किसी भी हाई कोर्ट में जज हों। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये बोली गई है कि अगर ये एडवोकेट हैं तो कम से कम किसी भी हाई कोर्ट में ये 10 ईयर्स के लिए एडवोकेट होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे थर्ड कंडीशन और लगा के ये बोला गया है कि ये इमिनेंट ज्यूरिस्ट होने चाहिए इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट। यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि अगर किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो वो किसी भी हाई कोर्ट के जज रह चुके हों 5 ईयर्स के लिए, या फिर अगर ये एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के तो कम से कम 10 ईयर्स के लिए ये एडवोकेट रहे हों, या फिर ये इमिनेंट ज्यूरिस्ट हो इन दी ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसके अलावा जो थर्ड यहाँ पे कंडीशन है इसमें लिखा गया है नो मिनिमम एज, यानी कि कितनी एज होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ये यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनका अपॉइंटमेंट करता कौन है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपॉइंटमेंट की तो ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन अब ये प्रेसिडेंट अकेले ही इनको अपॉइंट नहीं करते। जजेस को अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम होता है। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, तो कॉलेजियम सिस्टम एक तरीके का आप समझ लीजिए ग्रुप होता है जहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट यहाँ पे जज होते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और इन्हीं का ये ग्रुप होता है। इन्हीं से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो उनके लिए यहाँ पे बना हुआ है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में 4 सीनियर जजेस होते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं। इनसे कंसल्ट करने के बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जजेस को अपॉइंट करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर अपॉइंट करना है तब प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करेंगे, तो जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना होगा तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस से एंड हाई कोर्ट के भी सीनियर जजेस से ये कंसल्ट कर सकते हैं जिससे ये चाहें। ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 2020 में। सेम यही चीज़ लिखी हुई थी कि जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाएगा तो कंसल्ट किया जाएगा सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके अलावा आपको यहाँ से ये याद रखना है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये हो जाएंगे HJ कानिया। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। यहाँ पे हमने देखा अपॉइंटमेंट कौन करता है और कैसे किया जाता है। अब जब इनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो इनको ओथ दिलाया जाएगा, यानी कि शपथ दिलाया जाएगा। तो शपथ इनको कौन दिलाएंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाते हैं। और इनका टेन्योर, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनका कार्यकाल कितने समय का होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 65 ईयर्स ऑफ एज तक। इसका मतलब ये है कि जब ये 65 ईयर्स के हो जाते हैं तब इनको रिटायरमेंट मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम इनके सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी इनको दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कल जब हमने पार्लियामेंट पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी या फिर हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी दी जाती है तो इस पे वोटिंग अलाउड नहीं है, यानी कि अगर इनको सैलरी देना है तो वोटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी को रिज़ाइन करना है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिज़ाइन करना है या फिर जजेस को वहाँ पे रिज़ाइन करना है, तो ये किसको रिज़ाइन करेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इनका रिमूवल कैसे होता है, तो रिमूवल यहाँ पे राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है एंड लोकसभा से भी। यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि अगर राज्यसभा से इनका रिमूवल का रेजोल्यूशन स्टार्ट होता है तो कम से कम 50 मेंबर्स को रिटन में देना होता है कि इनको हटाना है। तो 50 मेंबर्स यहाँ पे लिख के देंगे कि हमें इनको हटाना है, तब रेजोल्यूशन राज्यसभा से स्टार्ट होगा।
अगर इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन लोकसभा से स्टार्ट करना है तो कम से कम 100 मेंबर्स को रिटन में लिख करके देना होगा, तब जाके इनका जो रिमूवल का रेजोल्यूशन है वो लोकसभा से स्टार्ट होगा। इसके बाद दोनों हाउसेज में वोटिंग होगा और स्पेशल मेजॉरिटी से अगर इनका रेजोल्यूशन पास हो जाता है तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको इनके पोस्ट से हटा देते हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गया रिमूवल, लेकिन रिमूवल हम करेंगे क्यों, यानी कि अगर इनको रिमूव करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो ग्राउंड क्या होते हैं। तो दो ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे इनको हटाया जा सकता है। पहला तो यहाँ पे होता है प्रूवन मिसबिहेवियर, यानी इन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया है तब इनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर इनकैपेसिटी है इनकी, यानी कि कार्य करने में ये अक्षम है, तब जाके इनको हटाया जा सकता है। प्रूवन मिसबिहेवियर का मतलब होता है कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो कि हमारे जुडिशरी के इथिक्स के खिलाफ है, तब तो इन पे ये वाला ग्राउंड लगेगा। इसके अलावा जो इनकैपेसिटी है तो इसका मतलब है कि ये अब अपना काम नहीं कर सकते। अब ये अपना काम कब नहीं कर पाएंगे, जब इनका मेंटल या फिजिकल इन्फर्मिटी है, यानी कि इनको कोई प्रॉब्लम है फिजिकल या मेंटल, तब ये अपना काम नहीं कर पाते। तो ये दो ग्राउंड होते हैं जब इनको रिमूव किया जाता है। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल नहीं हुआ है, यानी कि उनको अपने पोस्ट से नहीं हटाया है। लेकिन रिमूवल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया था। तो किसके खिलाफ हुआ था, वी रामास्वामी थे, इनके खिलाफ जो है रिमूवल का रेजोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ये 2018 या 19 के सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। आई होप आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में हमने समझा है, इसके बाद हम स्लाइड्स में देखेंगे, वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा डिटेल में लिखी हुई हैं। यहाँ पे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ और वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो मैंने आपको बताया कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1774 में इसी के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसकी चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे को बनाया गया और इसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मद्रास को भी इस्टेब्लिश किया गया 1800 में। एंड बॉम्बे का जो सुप्रीम कोर्ट है इसको 1823 में बनाया गया, लेकिन ये बनाया गया था किंग जॉर्ज थर्ड के द्वारा। इसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है 1861 में और इसमें कहा जाता है कि जो प्रोविंसेस हैं उनके लिए हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। अब इसके द्वारा कौन कौन से हाई कोर्ट बनाए गए थे ये हम हाई कोर्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी एक्ट के द्वारा जो 3 सुप्रीम कोर्ट थे उनको अबॉलिश कर दिया जाता है, यानी यहाँ पे ये जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है, मद्रास का सुप्रीम कोर्ट है एंड बॉम्बे का सुप्रीम कोर्ट है, इसको अबॉलिश कर दिया जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में और इसके द्वारा 1937 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है। अब ये जो फेडरल कोर्ट बनाया जाता है तो यहाँ पे भी ओरिजिनल और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, लेकिन इसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं मानते क्योंकि इसका जो हाईएस्ट अपील था वो लंदन में था। इसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो 28 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है। अब यहाँ पे मैंने अलग से ना 2 पॉइंट लिखे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ना इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है। एसएससी एमटीएस 2020 का जो एग्जाम था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ, तो उसका आंसर यही था 26 जनवरी 1950। लेकिन एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कब इनॉग्रेट किया गया था, तो वहाँ पे आंसर था 28 जनवरी 1950। तो दोनों डेट्स आपको याद होनी चाहिए, इसी वजह से मैंने इसको अलग से लिखा है। तो ये तो हो गया हमारे सुप्रीम कोर्ट का इवोल्यूशन। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि इनका कौन कौन सा आर्टिकल है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये पार्ट 5 में आता है, आर्टिकल 124 से आर्टिकल 47 तक। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है द इंटीग्रेटेड जुडिशरी स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसका मतलब ये है कि इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट टॉप पर है, इसके बाद हाई कोर्ट है और इसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है। तो ये स्ट्रक्चर है इंडियन जुडिशरी का। नेक्स्ट यहाँ पे है द सुप्रीम कोर्ट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका मतलब है कि 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था
इसके द्वारा जो फेडरल कोर्ट बना था, इसी को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सक्सीड किया था। नेक्स्ट यहाँ पे है, इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल इंटरप्रेटर हैं, गार्जियन हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स के गारंटर हैं। यानी फंडामेंटल राइट जब वायलेट होता है तो ये रिट्स इशू करते हैं उसके लिए, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, इनिशियली बाई आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस वॉज फिक्स्ड एट 8, यानी कि 1950 में मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 जज हुआ करते थे, जिसमें 7 अदर जजेस थे और एक यहाँ पे थे चीफ जस्टिस। तो ये हुआ करता था 1950 में। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जो जजेस का स्ट्रेंथ है वो डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है कि हाई कोर्ट में जो स्ट्रेंथ होता है ना जजेस का, वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेस 34 जजेस, यानी आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, जिसमें 33 अदर्स एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, इसमें लिखा गया है, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड हाई कोर्ट बिलो इट। यहाँ पे लिखा गया है कि अमेरिका में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम नहीं है, जबकि इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। नेक्स्ट यहाँ पे है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन ये तब अपॉइंट करेंगे जब ये कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के साथ और हाई कोर्ट के जजेस के साथ। अब ये कौन से हाई कोर्ट के जज होंगे, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, जो उनको इम्पोर्टेंट लगेगा। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा जो अदर जजेस होते हैं उनको कॉलेजियम सिस्टम से यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जब भी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है तो जो पुराने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो भी कुछ नाम रिकमेंड करते हैं, तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन हमने देखा है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। इसके अलावा इसमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि वो जज होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट के एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए, या फिर अगर वो किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं तो 10 इयर्स के लिए एडवोकेट होने चाहिए। और थर्ड यहाँ पे लिखा है कि डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए इन दी ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे लिखा है कि ये जो तीसरी वाली क्वालिफिकेशन है ये हाई कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होती, यानी जब हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है तो वहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया नहीं देखा जाता। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है ये लिखा हुआ है, नो मिनिमम एज इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें आपको इजी लग रही होंगी क्योंकि हमने पहले ही इसको ब्लैंक स्लाइड पे समझा है। नेक्स्ट यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट जज ओथ, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट के सामने ये शपथ लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनका कार्यकाल कितना होगा, तो 65 इयर्स ऑफ एज इनका जो है रिटायरमेंट होता है। इसके अलावा अगर इनकी एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो पार्लियामेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम एड्रेसिंग ए लेटर टू द प्रेसिडेंट, यानी अगर इनको कभी भी रिजाइन करना है तो ये प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ही कैन बी रिमूव्ड बाई द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में अगर इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन पास हो गया तो प्रेसिडेंट इनको इनकी पोस्ट से हटा देते हैं या रिमूव कर देते हैं। तो ये है ओथ और ये है टेन्योर। इसके आगे यहाँ पे है रिमूवल प्रोसेस, इसको भी हमने आसानी से समझा है। अब यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि अगर किसी भी जज को रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया था ना कि लोकसभा में कैसे स्टार्ट होगा, फिर राज्यसभा में कैसे स्टार्ट होगा, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन पास होना चाहिए हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, और वो भी पास होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी से, यानी कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं इनके द्वारा। अगर इनके रिमूवल का प्रोसीजर पास हो जाता है तब इनको हटाया जाता है, और इनको हटाने का जो ग्राउंड है ना
वो होता है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो ये दो ग्राउंड होते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इनको स्पेशल मेजॉरिटी से ही रिमूव किया जा सकता है, यानी कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके अलावा जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उनकी स्ट्रेंथ का जो हाफ मेंबरशिप है उनका सपोर्ट होना चाहिए। फोर्थ वाला जो पॉइंट है, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं है। इसको आपको याद रखना है कि अगर इनके इम्पीचमेंट का मोशन चल रहा हो और उस टाइम में लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो क्या इनके इम्पीचमेंट का या जो रिमूवल का प्रोसीजर है वो लैप्स हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया तब भी इनके इम्पीचमेंट का मोशन लैप्स नहीं होता। अगर इनकी रिमूवल का रेजोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है लोकसभा से, तो 100 मेंबर्स के द्वारा उस पे साइन होना चाहिए, यानी 100 मेंबर्स इसको रिटन में देंगे। और अगर लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो 50 मेंबर इसको रिटन में देंगे, तब जाके ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर हम बात करें इनके सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में, तो इनकी सैलरी दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर इनकी सैलरी या अलाउंसेस में कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि जजेस की सैलरी उनके टेन्योर के टाइम पर, यानी कि उनका जब कार्यकाल चल रहा हो तब कम नहीं किया जा सकता। अगर उसी टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है तब कम कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन है। जो भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर अदर जजेस होते हैं, तो उनको पेंशन मिलता है। पेंशन कितना मिलता है? तो उन्होंने जितनी भी लास्ट सैलरी रिसीव की है, यानी कि रिटायर होने से पहले जो उनकी सैलरी आई है लास्ट टाइम, उसका 50% जो अमाउंट बनेगा वही इनको दिया जाता है पेंशन। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ जजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम यहाँ पे आर्टिकल्स को देखेंगे। अब यहाँ पे 3 टाइप के जज हो सकते हैं। एक होते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक होते हैं एडहॉक जज और एक होते हैं रिटायर्ड जज। अब ये एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस में नहीं है, उनकी सीट वैकेंट है या फिर वो एब्सेंट है किसी भी रीजन से, तो उनकी जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर कौन काम करेगा। यानी कि अगर इनकी सीट वैकेंट है या फिर ये एब्सेंट है या फिर ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लायक नहीं है, तो इनकी जगह पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, किसी भी जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम करने के लिए अपॉइंट करते हैं। इनको कहा जाता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। नेक्स्ट यहाँ पे है एडहॉक जज। अब ये एडहॉक जजेस क्या होते हैं? कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं तब हमारे जो पार्लियामेंट है उनका काम स्टार्ट होगा। तो सेम ऐसा होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के केस में। कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कार्रवाई स्टार्ट होना होता है तो वहाँ पे जजेस की संख्या ना कोरम से भी कम होती है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में लैक ऑफ कोरम होता है, यानी कि जितने जजेस चाहिए कार्रवाई को स्टार्ट करने के लिए उतने जजेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो कोरम को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, ये किसी भी हाई कोर्ट के जज को यहाँ पे ला करके बैठा सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। अब ये ऐसा तभी करेंगे जब ये प्रेसिडेंट से पहले ही सहमति ले लें। तो ऐसे जो जजेस होते हैं जो कि किसी हाई कोर्ट के हैं लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में बैठाया गया है कोरम पूरा करने के लिए, तो उन जजेस को कहा जाता है एडहॉक जज। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम कंप्लीट नहीं है तो किसी भी हाई कोर्ट के जज को यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है टेम्परेरी पीरियड के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट की मंजूरी ज़रूरी है। इसके अलावा जिस हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जा रहा है उनके चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये होते हैं एडहॉक जज टेम्परेरी पीरियड के लिए। इसके अलावा यहाँ पे रिटायर्ड जजेस को लेके भी कुछ प्रोविजंस हैं। The Chief Justice can request a retired judge of Supreme Court or High Court to act as judge of the Supreme Court for a temporary period। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड जज हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट में टेम्परेरी पीरियड के लिए जज के तौर पर काम करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी रिटायर्ड जज को इनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा तो प्रेसिडेंट का यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा और जिसको अपॉइंट किया जा रहा है उनका भी अप्रूवल लेना ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी रिटायर्ड जज होंगे जब वो सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर काम करेंगे तो उनको सेम पावर, सैलरी एंड अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो ये रिटायर्ड जज का प्रोविज़न होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर लोकेटेड होगा। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में लोकेटेड है, लेकिन क्या इसकी लोकेशन चेंज की जा सकती है? तो इसका आंसर है हाँ।
आर्टिकल 130 में दिया हुआ है कि अगर चीफ जस्टिस चाहें तो वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल से ये जो सीट है सुप्रीम कोर्ट की, इसको इंडिया के किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी में मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमें डिस्कस करना है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कि कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। तो पहला यहाँ पे है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसको हिंदी में कहा जाता है मूल क्षेत्राधिकार। अब इसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जो केवल और केवल हमारा सुप्रीम कोर्ट डील करता है। अब इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी? सेंटर वर्सेस स्टेट के बीच का डिस्प्यूट है, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट का डिस्प्यूट है, या फिर एक तरफ बहुत सारे स्टेट हैं और एक तरफ केवल एक स्टेट है, यानी इनमें अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही डील करेगा, और ये होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे है रिट ज्यूरिसडिक्शन। इसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में। रिट इशू तब किया जाता है जब किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसको कहा जाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है किसी केस में और कोई उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसकी अपील वो ले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और 3 मैटर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर। इसमें अगर हाई कोर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये आता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अब ये जो सलाह देने का काम होता है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, यानी प्रेसिडेंट को अगर किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ पे सलाह लेनी है तो सुप्रीम कोर्ट से ये जाकर के सलाह ले सकते हैं। ये होता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट्स आते हैं उनको बहुत ही संभाल के रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता है, ताकि आगे अगर कोई भी केसेस हों तो पीछे वाले जो जजमेंट्स हैं उनसे रेफरेंस लिया जा सके। आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। लास्ट में यहाँ पे हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आपको केवल इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ही याद रखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है आर्टिकल 124। यहाँ पे दिया गया है एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट होगा ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 124 में। और जो भी जजेस को अपॉइंट किया जाएगा ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसमें बहुत सारे क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज हैं, लेकिन एग्जाम में अभी तक वो नहीं पूछा गया है। आपको बस इतना याद रखना है कि 124 में एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया गया है। आर्टिकल 125 में दिया गया है सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ जजेस। अब यहाँ पे हमने जो देखा था एक्टिंग चीफ जस्टिस, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के आर्टिकल 126 में प्रोविजंस दिए गए हैं। एड हॉक जजेस को अपॉइंट करना है तो ये किया जाता है आर्टिकल 127 के अंतर्गत। इसके अलावा आपको ये वाला आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 129। इसमें दिया गया है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी इनके जजमेंट एकदम सुरक्षित रखे जाएंगे। आर्टिकल 130 में बात की गई है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इनका सीट कहाँ पर होगा, इससे रिलेटेड चीज़ें आर्टिकल 130 में हैं। सीजीएल में इस बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आर्टिकल 131 में दिया गया है इनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब ये चीज़ क्या होती है ये भी हमने देखा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इनका अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, जो कि आर्टिकल 132 से आर्टिकल 134 तक का है। आर्टिकल 132 में दिया गया है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 133 में दिया गया है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ सिविल मैटर, यानी सिविल मैटर में अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 133 में कवर होगा। और अगर क्रिमिनल मैटर में अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है तो वो आता है आर्टिकल 134 में। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 140। इसमें दिया गया है एंसीलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका ये मतलब है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इनको एडिशनल पावर दे सकती है, ताकि इनका जो फंक्शनिंग है वो और भी अच्छे तरीके से चल पाए। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा ये कई बार रिपीटेड है आर्टिकल 141। इसमें कहा गया है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लॉ डिक्लेयर किया है तो वो इंडिया के टेरिटरी में जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब को ये जो लॉ होगा, ये कानून जो होगा, उन सब को मानना पड़ेगा। ये उन पर बाइंडिंग है। आर्टिकल 142 में दिया गया है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा। आर्टिकल 142 में कहा गया है कि अगर किसी भी स्पेशल ऑर्डर्स को इन्फोर्स करना है तो सुप्रीम कोर्ट उसको करवा सकती है। आर्टिकल 143 आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है जहाँ पे प्रेसिडेंट सलाह लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से यानी उनके जजेस से, तो ये जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं आर्टिकल 143 में। इतने ही आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं जो कि रिपीटेडली एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, और इसके अलावा आप बाकी सारे आर्टिकल्स को भी एक बार देख सकते हैं, लेकिन केवल इतने ही आपको याद रखने हैं। ये थी आज की क्लास जहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।